Okay. So, good afternoon. Yes, good afternoon, Sivangi, Sneha, Nazakat. Yes, Uday. Yes, Abhishek. Good afternoon. Shivani, Garima, Mayank. Yes, good afternoon. Bhavyata. Yes, Gaurav. Good afternoon, बच्चे. So there is some technical issues, right? आपकी चैट मैं पूरी तरह से नहीं देख पा रहा हूं. सो जस्ट वेट, दे आर वर्किंग ऑन इट. कुछ लोगों की चैट आ रही है. अभय, नीतू, दीपाली, चिन्मय, कन्हैया, अमित, प्रीति. राइट. यस. So good afternoon. Yes, now it is okay. I can see your chat. So I could not see some of your messages. डन. सो आप सबको गुड आफ्टरनून बच्चे, सबको गुड आफ्टरनून. राइट. सो वॉइस इज ओके. इज दैट फाइन? तो वॉइस इज ओके. डन. राइट. सो एवरीथिंग इज फाइन आशीष. वी शुड कंटिन्यू. यस. यस, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चे चैट में, लेकिन राइट, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट. सो प्रोबेबली इट विल बी ऑल राइट. फाइन. Okay. Now I hope it is all right. Done. Okay, right. So, बच्चे, we are going to start, right, art and culture. And आज हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे आर्ट एंड कल्चर को. आज इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग आर्ट एंड कल्चर को. ठीक है. तो आज इंट्रोडक्शन होगा. आज केवल इंट्रोडक्शन करेंगे. फाइन. डन. तो आर्ट एंड कल्चर का इंट्रोडक्शन हम लोग आज करने वाले हैं. राइट. यू हैव आर्ट एंड कल्चर. Fine. And art and culture is for preliminary examination and also for main examination. ठीक है. और आर्ट एंड कल्चर से थोड़ा बहुत डर भी लगता रहता है कि आर्ट एंड कल्चर
क्या ये कंप्लीटली हिस्ट्री है या हिस्ट्री के बियॉन्ड भी है आर्ट एंड कल्चर? सो वी विल ट्राई टू सी व्हाट ऑल वी हैव टू प्रिपेयर इन आर्ट एंड कल्चर. फाइन बच्चे, तो आर्ट एंड कल्चर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वी हैव टू इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर. ठीक है बच्चे, वन इज स्टैटिक पार्ट एंड सेकेंड इज डायनामिक पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर. डायनामिक पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर which is current affairs related. ठीक है बच्चे, तो आर्ट एंड कल्चर जब हम सिविल सर्विसेज के लिए तैयार करते हैं आर्ट एंड कल्चर, तो दो तरह की तैयारी इसमें होती है. दो तरह की तैयारी होती है बच्चे. एक तैयारी होती है स्टैटिक, जो एक बार आपने तैयार कर लिया तो वो हमेशा आपके लिए रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता. और दूसरा जो डायमेंशन आर्ट एंड कल्चर का होता है वो है डायनामिक. बच्चे, वो करंट अफेयर्स रिलेटेड होता है. फाइन. सो आर्ट एंड कल्चर को का स्टैटिक पोर्शन भी हमें करना पड़ेगा और हमेशा आपको ऐड करता रहना पड़ेगा डायनामिक पोर्शन. मतलब आर्ट एंड कल्चर की तैयारी में बच्चे करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी धीरे धीरे ऐड करते रहना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आर्ट एंड कल्चर की एक प्रॉब्लम है. आर्ट एंड कल्चर में करंट अफेयर्स रिलेटेड चीजों को भी ऐड करते रहना पड़ता है. आप कोई भी करंट अफेयर्स की किताब पढ़ते होंगे या कोई क्लास करते होंगे तो उसमें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीजें भी धीरे धीरे बताई जाती हैं. और आर्ट एंड कल्चर को हमेशा डायनामिक एरियाज से रिलेट करके पढ़ा तो नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ नई बातें अगर आती हैं, कुछ नया न्यूज अगर आता है तो उससे क्वेश्चंस पूछा जाता है. सपोज कोई टेम्पल्स, कोई स्तूपा, कुछ भी जब न्यूज में आता है तो उससे पूछा जाता है ना बच्चे. तो मैंने क्या बताया कि आर्ट एंड कल्चर हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जरूरी हिस्सा है. आर्ट एंड कल्चर प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए भी जरूरी है ना. पहले तो ज्यादा क्वेश्चन पूछते थे, अब फिर भी 2-4 क्वेश्चन तो पूछते ही हैं आर्ट एंड कल्चर से. कहते हैं कि एंशियंट मिडिवल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस आर्ट एंड कल्चर का है. एंड इवन इन द मेन एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा में भी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है बच्चे, तो आर्ट एंड कल्चर हमारे प्रीलिम्स के लिए और मेन के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक तो ये मैंने बताया आपको. दूसरी बात मैंने बताई कि आर्ट एंड कल्चर के 2 हिस्से होते हैं. एक स्टैटिक हिस्सा होता है, एक डायनामिक हिस्सा होता है. सपोज किसी वजह से कोई टेम्पल न्यूज में है, कोई मॉस्क न्यूज में है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट न्यूज में है, या कोई म्यूजिशियन न्यूज में है, या कोई पेंटर न्यूज में है, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना. तो करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा. फाइन. तो स्टैटिक पोर्शन भी करना पड़ेगा और डायनामिक पोर्शन करना पड़ेगा. तो हम लोग पहले स्टैटिक पोर्शन को देखेंगे. हमारा फोकस पहले होगा स्टैटिक पोर्शन. तो स्टैटिक पोर्शन के आर्ट एंड कल्चर में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है बच्चे? स्टैटिक पोर्शन में पता है आपको स्टैटिक पोर्शन में क्या क्या पढ़ना पड़ता है? बता सकते हैं आप?
स्टैटिक पोर्शन में, आर्ट एंड कल्चर में? जनरली स्टैटिक पोर्शन का जब हम आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक देखते हैं तो हमारे पास चार तरह के टॉपिक हमारे पास हैं स्टैटिक पोर्शन में, राइट। पहला पार्ट कहते हैं हम विजुअल आर्ट, दूसरा पार्ट कहते हैं हम परफॉर्मिंग आर्ट, तीसरा पार्ट हमारा होता है लैंग्वेज एंड लिटरेचर बेस्ड, और चौथा पार्ट होता है कुछ मिसेलेनियस टॉपिक्स, है ना, कुछ मिसेलेनियस टॉपिक्स जैसे रिलीजन बेस्ड क्वेश्चन, फिलॉसफी बेस्ड क्वेश्चन, सपोज क्राफ्ट बेस्ड क्वेश्चन, है ना, फेयर्स, फेस्टिवल, science and technology based questions also. So there are some miscellaneous topic also, है ना बच्चे। तो मैंने क्या बताया, आर्ट एंड कल्चर को जब हम तैयार करते हैं, है ना, आर्ट एंड कल्चर को जब हम सिविल सर्विसेज के लिए तैयार करते हैं तो दो तरह के टॉपिक हैं, स्टैटिक जो चेंज नहीं होना है, और दूसरा डायनामिक जो नए नए टॉपिक आपको आएंगे, जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक आएंगे आपको। तो क्वेश्चंस केवल स्टैटिक से नहीं पूछा जाता है बच्चे, क्वेश्चंस डायनामिक से भी पूछा जाता है, और ज्यादातर करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है हाल के दिनों में, ठीक है। तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए? हमारा अप्रोच होना चाहिए कि जो स्टैटिक पोर्शन है उसको हम तैयार कर लें, और धीरे धीरे जो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो करंट अफेयर्स बेस्ड डेवलपमेंट है, उसे हम धीरे धीरे भी तैयार करते रहें, उसे भी हम धीरे धीरे मैनेज करते रहें, ठीक है। और जो स्टैटिक पोर्शन है, मैंने कहा कि चार पार्ट है, पहला विजुअल आर्ट, दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट, तीसरा है लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन इंडिया, और चौथा है मिसेलेनियस टॉपिक। फाइन। अब विजुअल आर्ट में क्या क्या आता है बच्चे? विजुअल आर्ट में क्या क्या आता है? विजुअल आर्ट में आता है मेनली तीन टॉपिक, आर्किटेक्चर इन इंडिया, स्कल्पचर इन इंडिया, और पेंटिंग इन इंडिया। तीन बड़े टॉपिक। सबसे ज्यादा जब हम आर्ट एंड कल्चर की तैयारी करते हैं, सबसे ज्यादा वक्त लगता है विजुअल आर्ट पे, सबसे ज्यादा वक्त लगता है विजुअल आर्ट पे, है ना। और विजुअल आर्ट में तीन, विजुअल आर्ट मतलब जिसको आप देख सकते हैं, है कि नहीं, जो स्थिर है, जिसको आप देख सकते हैं, विजुअल आर्ट, राइट। तो तीन मेन मुद्दा है विजुअल आर्ट में। कौन कौन? एक आर्किटेक्चर, एक स्कल्पचर मूर्तिकला, और तीसरा पेंटिंग। पहले क्या होता था बच्चे कि आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग को जो विद्वान होते थे वो तीनों को मिला के पढ़ते थे। बहुत सारी किताबों में तीनों को मिला के पढ़ते थे, तीनों को मिला के पढ़ते थे। कौन कौन सा तीनों को मिला के पढ़ते थे? आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग को। लेकिन अब धीरे धीरे आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग को, तीनों को हम लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं, तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं। तो हम लोग पहले आर्किटेक्चर देखेंगे, फिर स्कल्पचर देखेंगे, फिर पेंटिंग देखेंगे। तो हम लोग विजुअल आर्ट के तीन पार्ट हैं, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग, तीन पार्ट हैं विजुअल आर्ट के। इज दिस फाइन? आर्किटेक्चर का मतलब होता है वास्तुकला, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग। आर्किटेक्चर में हम लोग देखते हैं बिल्डिंग्स, हाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, आर्किटेक्चर। तो विजुअल आर्ट का तीन भाग है। और दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट में कौन कौन सा भाग है बच्चे?
दूसरा पार्ट है परफॉर्मिंग आर्ट, है ना, दूसरा पार्ट है परफॉर्मिंग आर्ट, है ना, परफॉर्मिंग आर्ट। तो परफॉर्मिंग आर्ट में क्या क्या पढ़ते हैं? परफॉर्मिंग आर्ट में क्या क्या आएगा बच्चे? आप बताएंगे परफॉर्मिंग आर्ट में क्या क्या आएगा? परफॉर्मिंग आर्ट में आएगा म्यूजिक, डांस, है ना, थिएटर, म्यूजिक, डांस, थिएटर, सर्कस, सिनेमा, मार्शल आर्ट। समझ रहे हैं? बिल्कुल एकदम सही। म्यूजिक, डांस, सिनेमा, सर्कस, मार्शल आर्ट, पपेट्री, ये सारा आएगा परफॉर्मिंग आर्ट में। बिल्कुल एकदम एकदम सही, बिल्कुल। सो परफॉर्मिंग आर्ट में आएगा म्यूजिक इन इंडिया, डांस इन इंडिया, इंडियन थिएटर, है ना, नाट्य शास्त्र, पपेट्री। पपेट्री क्या हुआ बच्चे? पपेट्री हुआ कठपुतली कला, कठपुतली कला, इंडियन सिनेमा, मार्शल आर्ट, है ना, युद्ध कला। मार्शल आर्ट क्या होता है बच्चे? युद्ध कला। ठीक है, तो ये सारे मेजर टॉपिक है परफॉर्मिंग आर्ट पे। हम इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हमारा अगला भाग होगा बच्चे लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन इंडिया। आप देखे होंगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, संस्कृत लिटरेचर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बुद्धिस्ट लिटरेचर पे जो कि पाली में है, क्वेश्चन पूछा जाता है जैन लिटरेचर पे, क्वेश्चन पूछा जाता है तमिल संगम लिटरेचर पे, है ना। उसके अलावा कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं, सपोज मलयालम, उड़िया, राइट, कन्नड़, लेकिन उस पर क्वेश्चन कम पूछा जाता है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। संस्कृत, बुद्धिस्ट, जैन, संगम, ये चार ज्यादा पूछा जाता है, तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है लैंग्वेज और लिटरेचर से भी। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ी बहुत बोरिंग, राइट, एक्सरसाइज होती है कि नहीं। हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस किताब के लेखक कौन थे, ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है ये इसका थीम क्या है, ये जो जैन लिटरेचर है इसका थीम क्या है ना बच्चे। तो लैंग्वेज और लिटरेचर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि फैक्चुअल हो जाता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना बेटा बच्चे। इसके अलावा कुछ मिसेलेनियस टॉपिक भी हम लोग करेंगे, जैसे फिलॉसफी, रिलीजन, क्राफ्ट, फेयर्स, फेस्टिवल, तो कुछ मिसेलेनियस टॉपिक भी हम लोग करेंगे। फाइन। तो इस तरीके से हम लोग 4 तरह के टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं, 4 तरह के टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में हम 4 तरह के टॉपिक को करने वाले हैं, और फिर बाद में देखेंगे हम लोग कि क्या क्या करंट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिसको हमें ऐड करना चाहिए। इज दैट फाइन? तो आर्ट एंड कल्चर में हम कौन कौन से टॉपिक को करने वाले हैं बच्चे? हम लोग विजुअल आर्ट करने वाले हैं, हम लोग परफॉर्मिंग आर्ट करने वाले हैं, हम लोग लैंग्वेज और लिटरेचर करने वाले हैं, और हम लोग कुछ मिसेलेनियस टॉपिक्स भी करेंगे। एंड उसके बाद कुछ करंट रिलेटेड डेवलपमेंट भी करेंगे, है कि नहीं। कुछ करंट डेवलपमेंट भी बाद में करेंगे। इतना करने के बाद अगर कुछ करंट डेवलपमेंट भी करंट डेवलपमेंट जो है ना, वो भी हमें करने की जरूरत पड़ेगी, करंट डेवलपमेंट। इज दैट फाइन? है ना, डन। और विजुअल आर्ट
ये जो विजुअल आर्ट है ये मेनली हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो अगर आपने एंशिएंट मिडिवल ठीक से पढ़ा है तो ये हिस्ट्री रिलेटेड है, तो आपको मदद होगी। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग में आपको मदद होगी। लैंग्वेज लिटरेचर भी अगर आपकी हिस्ट्री है या आप हिस्ट्री आपको अच्छा लगता है तो इससे भी आपको मदद होगी। लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट में राइट, यहां हिस्ट्री बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता। मिसलेनियस टॉपिक्स में हिस्ट्री कुछ एरिया में हेल्प करता है। तो परफॉर्मिंग आर्ट वाला जो एरिया है बच्चे, वहां हिस्ट्री का बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। एक और बात है, विजुअल आर्ट के लिए एनसीईआरटी है, अच्छी एनसीईआरटी है। तो आप एनसीईआरटी की मदद से भी विजुअल आर्ट को अच्छा कमांड कर लेते हैं। लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट के लिए एनसीईआरटी नहीं है ना बच्चे? परफॉर्मिंग आर्ट के लिए एनसीईआरटी नहीं है। तो परफॉर्मिंग आर्ट थोड़ा चैलेंजिंग है, इज दैट डन बच्चे? इज दैट डन? फाइन। तो हम लोग पहले विजुअल आर्ट करेंगे। हिस्ट्री का बैकग्राउंड इसमें बिल्कुल काम आएगा, हिस्ट्री का बैकग्राउंड। परफॉर्मिंग आर्ट में हिस्ट्री बहुत ज्यादा राइट हेल्प नहीं करने वाली, वहां एनसीईआरटी भी नहीं है। तो परफॉर्मिंग आर्ट हम लोग मिनिस्ट्री में जो इंफॉर्मेशन है हम लोग उसी को बेस बनाएंगे परफॉर्मिंग आर्ट में। एंड देन लैंग्वेज एंड लिटरेचर में बिल्कुल हिस्ट्री बेस्ड होगी। मिसलेनियस टॉपिक्स के कुछ पोर्शन भी हिस्ट्री बेस्ड होगी, है ना? डन। तो ये सारे पोर्शन है। अब इन सारे पोर्शन के लिए क्या कोई बुक पढ़ना जरूरी है? नहीं। नाउ इन सारे पोर्शंस के लिए क्या कोई बुक इंपॉर्टेंट है? तो मैं कहूंगा बुक इंपॉर्टेंट नहीं है। सो व्हाट टू डू? एनी बुक? यस। क्या आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई बुक पढ़ना जरूरी है? क्या कोई स्टैंडर्ड बुक है आर्ट एंड कल्चर के लिए? नहीं। आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, लेकिन कोई एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट नहीं है। 100 कंपाइलेशन है, अच्छी अच्छी कंपाइलेशन है बच्चे। जैसे नितिन सिंघानिया की कंपाइलेशन है, बिल्कुल है, एकदम है। ऐसी कई और कंपाइलेशन है। लेकिन अगर आपको एक कंपाइलेशन संपूर्ण नोट्स मिल रहा है तो यू कैन यूज दैट कंपाइलेशन। तो आप क्या करना है बच्चे? कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी टेक्स्ट। वॉट एवर एंशिएंट मिडिवल यू हैव स्टडीड, आप उसको रिवाइज करते रहोगे। उसके अलावा राइट, हम लोग जो क्लास नोट्स हमारा जो होगा, आप उसको यकीन करोगे, उस पर भरोसा कर सकते हो। एंड देन यू कैन यूज एनी कंपाइलेशन। सपोज संपूर्ण मटेरियल यू हैव, पीडब्ल्यू मटेरियल यू हैव, तो क्लास नोट्स को संपूर्ण के साथ जोड़ लेना है और फिर खूब सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्विंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, खूब सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स पर नजर रखनी है। इसके अलावा यू कैन ऐड करंट अफेयर्स ऑन आर्ट एंड कल्चर। दैट वुड बी सफिशियंट टू हैंडल, है ना बच्चे? दैट वुड बी सफिशियंट टू हैंडल। और क्लास 11 या बाकी जो एनसीईआरटी है फाइन आर्ट की, उस पर आप बहुत ज्यादा समय मत दो।
क्योंकि वो जो वहां पर है वो सब चीजें हमारे संपूर्ण नोट्स में है। हम लोग क्लास नोट्स में बात करेंगे। यस, आई विल डिक्टेट सम पॉइंट ऑल्सो, आई विल शो यू, यू कैन से सम राइट इंफॉर्मेशन ऑल्सो थ्रू पीपीटी। ठीक है, डन बच्चे। तो क्लास 11 12 की एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है। सपोज अगर आप नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हो तो एक कंपाइलेशन पढ़ो, क्लास नोट्स के साथ नितिन सिंघानिया पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चे। ठीक है, लेकिन कोई एक कंपाइलेशन, इफ यू आर रीडिंग नितिन सिंघानिया, सो नितिन सिंघानिया एंड क्लास नोट्स एंड सॉल्विंग मैनी क्वेश्चन करेंट अफेयर्स। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग संपूर्ण नोट्स तो नितिन सिंघानिया मत करो, संपूर्ण नोट्स को करो, क्लास नोट्स के साथ संपूर्ण नोट्स, तो ये आपका हैंडल हो जाएगा, आपका हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या करना है बच्चे, क्लास नोट्स करेंगे, क्लास में जो चीजें हम लोग नोट करेंगे वो नोट करेंगे, क्लास नोट करेंगे, क्लास नोट्स में जो पॉइंट आएगा उसको रिवाइज करेंगे। उसके अलावा चाहे नितिन सिंघानिया अगर आपके पास है या कोई भी एक किताब है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, या अगर नहीं है, अगर आपके पास नहीं है बच्चे, तो संपूर्ण नोट्स जो आपको हमारे द्वारा दिया जाएगा आप उसको यूज कर सकते हो, है ना बच्चे। और उसके अलावा मैंने बताया दो चीज इंपॉर्टेंट है, यह बात मेरी ध्यान से सुनो बच्चे, दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक, इन दोनों के बाद आपको करंट अफेयर्स पर ध्यान देना पड़ेगा और क्वेश्चंस खूब सॉल्व करने पड़ेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे खूब तो बहुत सारे नए इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ चीजों में क्लैरिटी भी आएगी। इस तरीके से हम लोग आराम से इस सेक्शन को डील कर सकते हैं। इज दैट फाइन बच्चे, डन। यस, तो मैंने आपको बता दिया कि आर्ट एंड कल्चर में हमें क्या क्या करना है और आर्ट एंड कल्चर में क्या कोई बुक पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। ठीक है, यस, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है। यस, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, आई कैन आंसर फर्स्ट। पहले हमारी दोस्ती हो जाए, है ना, पहले हमारी दोस्ती हो जाए तो हम लोग अपने पहले टॉपिक से शुरू करेंगे। तो अब आप जो आप लिख रहे हैं, चूंकि बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है, तो आप अपने क्वेश्चंस को पूछें। पहले हम दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग पहले टॉपिक पर चलेंगे। हम लोग टॉपिक को समझेंगे, कुछ पॉइंट लिखेंगे। यस, एनसीईआरटी क्या बच्चे? यस, देयर इज ए नीड टू मेक हैंड रिटन नोट्स। अगर आप हैंड रिटन नहीं बनाएंगे बच्चे तो याद नहीं रहता है, इसलिए आपको हाथ से लिखना चाहिए, आपको हाथ से लिखना चाहिए। बिल्कुल, भक्ति और सूफी संत को भी आर्ट एंड कल्चर में इंक्लूड करते हैं। यस बच्चे, कोई डाउट हो तो पूछें, उसके बाद हम लोग पहले टॉपिक से चलते हैं। यस जी, टाइमिंग चेंज ये मैं नहीं कर सकता बच्चे, टाइमिंग ये मेरे हाथ में नहीं है। जो मेरे हाथ में होगा, राइट, आई विल डेफिनेटली डू दैट। डन। मेरा इंट्रोडक्शन मेरा इंट्रोडक्शन कुछ खास नहीं है। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं बहुत दिनों से, 15 साल से, लगभग 15, राइट। हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूं, हिस्ट्री पढ़ाता हूं, आर्ट एंड कल्चर भी थोड़ा बहुत जानता हूं।
और धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, राइट, आप जान जाएंगे, राइट, यस। सी आई कैन डू व्हाट आई कैन, है ना। बहुत ज्यादा टाइमिंग या बच्चे टाइमिंग वगैरह पे मैं कुछ नहीं कर सकता। नोट्स हम लोग क्लास में कुछ पॉइंट लिखेंगे बच्चे, आप उस पॉइंट्स को लिखना जरूर। ऐसा नहीं सोचना कि हैंड रिटेन नोट्स याद रहता है, हैंड रिटेन नोट्स याद रहता है, तो आप हैंड रिटेन नोट्स अगर लिखोगे तो याद रहेगा, चीजें व्यवस्थित होंगी। डन। सो टाइमिंग इशू मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चे, सो आई एम सो सॉरी। ना टाइमिंग इशू कुछ कर सकता हूं ना, राइट राइट, आपके टीचर वाले रिक्वेस्ट पे भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे कहा गया है तो मुझे पढ़ाना होगा, फाइन। तो मैं आपके इस दो चीजों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं चुप ही रहूंगा इस मामले में, फाइन। तो लेकिन यह जरूर है कि हम लोग धीरे धीरे आर्ट एंड कल्चर को तो कुछ राइट, आपके रिक्वेस्ट पर मैं चुप ही रहूं तो बेटर है, तो वो मैं कुछ कर नहीं सकता। डन, okay, fine. So today just I wanted to introduce, and today I'm starting with architecture, right? So now today we will start with Indian architecture. We are starting with visual art, है ना। विजुअल आर्ट से शुरू कर रहे हैं हम लोग, और फिर हम लोग विजुअल आर्ट को करने के बाद हम लोग परफॉर्मिंग आर्ट पे जाएंगे, फाइन। सो हम लोग इंडियन आर्किटेक्चर से शुरू करते हैं, और आज चीजों को थोड़ा आसान रखते हैं, आज कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते, है कि नहीं, चीजों को थोड़ा आसान रखते हैं, फाइन। इंडियन आर्किटेक्चर की जब बात करते हैं तो आर्किटेक्चर का मतलब समझ में आता है बच्चे। आर्किटेक्चर क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना पड़ता है बच्चे, आर्किटेक्चर में क्या पढ़ना पड़ता है, क्या होता है आर्किटेक्चर में। हां, आर्किटेक्चर में क्या पढ़ना होता है, कुछ तो सुना होगा आपने आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर में जनरली क्या पढ़ना होता है, यस, बिल्डिंग डिजाइन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, है ना बच्चे, बिल्डिंग डिजाइन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एकदम सही, एकदम सही, फाइन। सो आर्किटेक्चर में हम लोग बिल्डिंग डिजाइन, बिल्डिंग आर्किटेक्चर, बिल्डिंग के डिजाइन को, कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि इंडियन आर्किटेक्चर की शुरुआत होनी चाहिए मौर्यन आर्किटेक्चर से। मौर्यन आर्किटेक्चर से इंडियन आर्किटेक्चर की शुरुआत होनी चाहिए मौर्यन आर्किटेक्चर से। लेकिन कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे आर्किटेक्चर या बिल्डिंग का प्रमाण हमारे पास हड़प्पन पीरियड में भी है, हड़प्पन पीरियड में भी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी है। तो इंडियन आर्किटेक्चर की शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन से माना जाता है, फाइन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से माना जाता है, फाइन।
इंडियन आर्किटेक्चर की शुरुआत कब से मानी जाती है बच्चे? इंडस वैली सिविलाइजेशन से या हड़प्पन सिविलाइजेशन से। लेकिन कुछ लोग इसको शुरुआत नहीं मानते। यहां जो बिल्डिंग मिली है, यहां बिल्डिंग मिली है, जरूर मिली है, यहां पर बिल्डिंग, कई तरह की बिल्डिंग मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, चाहे वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो या पब्लिक बिल्डिंग हो या पब्लिक बाथ हो, मिली है ना बच्चे? हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में बिल्डिंग तो मिली है कि नहीं मिली है? रेसिडेंशियल बिल्डिंग मिली है, पब्लिक बिल्डिंग मिली है, बाथ मिला है, ड्रेनेज सिस्टम मिला है, फोर्टिफिकेशन मिला है, मिला तो है। लेकिन कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि इसमें आर्किटेक्चर कुछ नहीं है, ये प्लेन बिल्डिंग्स हैं, ये यूटिलिटी वाली बिल्डिंग्स हैं, है ना बच्चे? बिल्डिंग तो मिला है, सिटाडल मिला है, लोअर टाउन में बिल्डिंग मिला है, पब्लिक बिल्डिंग बहुत सारे मिले हैं, असेंबली हॉल्स मिले हैं ना बच्चे? आपने सारे लोगों ने, आप जानते हैं एंसेंट इंडिया में तो हड़प्पन पीरियड में भी बहुत सारे बिल्डिंग मिले हैं, तरह तरह के बिल्डिंग मिले हैं। ज्यादातर लोग उसको बांट देते हैं, 3 तरह के बिल्डिंग मिले हैं। पहला रेसिडेंशियल बिल्डिंग, दूसरा पब्लिक बिल्डिंग, तीसरा पब्लिक बाथ। तो 3 तरह के बिल्डिंग के बारे में कहा जाता है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला है, बिल्डिंग मिला है। लेकिन इस बिल्डिंग को आर्किटेक्चर का उदाहरण बहुत लोग नहीं मानते हैं, आर्किटेक्चर का उदाहरण बहुत लोग नहीं मानते, है ना? क्यों नहीं मानते बच्चे? कोई बताएगा मुझे? हड़प्पन सिविलाइजेशन को आर्किटेक्चर का उदाहरण नहीं मानते हैं, कहते हैं कि यह बिल्डिंग आर्किटेक्चर के उदाहरण नहीं है। क्या हो सकता है, क्यों नहीं मानते हैं? कौन बताएगा मुझे? है ना बच्चे? Why they are not considered as the real example of architecture, real example of architecture? Yes, can you tell me? Yes, it was mainly utility based, right? So it was not for art, it was not for art, it was utility based. Utility based. So therefore हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि दिस इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ आर्किटेक्चर, राइट? बट वी हैव सम एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। फाइन बच्चे। देन आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन देयर इज ए गैप, देयर इज ए गैप. We don't have evidence of architecture. Yes, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल्स, एविडेंस नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद एक गैप मिलता है। प्रोबेबली दे वर यूजिंग पेरिसेबल मटेरियल, हो सकता है वो कुछ बिल्डिंग बनाते होंगे लेकिन वो ऐसी मटेरियल से बिल्डिंग बनाते होंगे जो अवेलेबल नहीं है। इसलिए यू डोंट हैव एग्जाम्पल और एविडेंस बिटवीन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मौर्यन पीरियड। इस बीच में गैप मिलता है, कोई एविडेंस नहीं मिलता है। शायद इस बीच में पेरिसेबल मटेरियल यूज करते होंगे जो गायब हो गई, जो मिली नहीं, है ना, जो मिली नहीं, जो गायब हो गई। सो therefore you don't have evidence. And then in the Mauryan architecture, in the Mauryan period, you started getting example of architecture, right? You started getting stone tradition. और मौर्यन पीरियड में बच्चे हमारे पास पैलेस भी मिले हैं, पैलेस मिले हैं, रॉयल पैलेस मिले हैं, एविडेंस मिला है। मौर्यन पीरियड में हमारे पास
है ना, हमारे पास पिलर्स मिला है, पिलर्स, मौर्यन पिलर्स मिला है। मौर्यन पीरियड में हमारे पास, राइट, हमारे पास स्तूपा मिला है, स्तूपास मिला है। मैं दिखाऊंगा आपको, मैं बताऊंगा आपको कि स्तूपा क्या होता है। तो हमारे पास मौर्यन पीरियड में पैलेस मिला है, पिलर्स मिले हैं, स्तूपा मिले हैं। हमारे पास मौर्यन पीरियड में रॉक कट आर्किटेक्चर मिले हैं, रॉक कट आर्किटेक्चर के उदाहरण मिले हैं, केव्स, राइट, केव आर्किटेक्चर के उदाहरण मिले हैं। तो मौर्यन पीरियड में हमारे पास पैलेस है, पिलर्स है, स्तूपा है, रॉक कट केव है। तो मौर्यन पीरियड में स्टोन ट्रेडिशन मिला है ना बच्चे। तो लोग कहते हैं कि मौर्यन पीरियड एक बिगिनिंग है, मौर्यन पीरियड आर्किटेक्चर के लिए एक रियल बिगिनिंग है। इट इज द रियल बिगिनिंग, इट इज कंसीडर्ड एज द रियल बिगिनिंग, real beginning, because you have Buddhist architecture also, court architecture also, popular architecture also. So therefore Mauryan period is very important for development of architecture. फाइन बच्चे, हम लोग पहले देख रहे हैं कि इंडियन आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंडियन आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, राइट। हम लोग पहले देख रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट। केवल आज हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टॉपिक को, आज कुछ कंक्रीट डिटेल्स नहीं ऐड कर रहे, केवल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फाइन। तो जब हम इंडियन आर्किटेक्चर की बात करते हैं, इंडियन आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो इंडियन आर्किटेक्चर में हमारे पास एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर है, इंडियन आर्किटेक्चर में हमारे पास मिडिएवल इंडियन आर्किटेक्चर है, और इंडियन आर्किटेक्चर में हमारे पास मॉडर्न आर्किटेक्चर भी है। कुछ एग्जाम्पल है ब्रिटिश पीरियड का, पोस्ट इंडिपेंडेंस का। तो इंडियन आर्किटेक्चर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, एक ब्रीफ आइडिया समझ रहे हैं हम लोग। मैंने बताया कि एंशिएंट पीरियड में जब आर्किटेक्चर की हम शुरू करते हैं बात करना, तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल मिलता है हड़प्पन पीरियड में, हड़प्पन पीरियड में। और मैंने कहा कि कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि हड़प्पन पीरियड का जो आर्किटेक्चर था वो रियल आर्किटेक्चर था या नहीं था। फिर गैप आ जाता है, ये गैप है, हमारे पास उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है कि नहीं। और फिर असली बिगिनिंग शुरू होती है बच्चे एंशिएंट इंडिया में आर्किटेक्चर की मौर्यन पीरियड में असली बिगिनिंग शुरू होती है आर्किटेक्चर की। मौर्यन पीरियड में असली बिगिनिंग शुरू होती है आर्किटेक्चर की। और मौर्यन पीरियड में हमें क्या क्या मिलता है, रॉयल पैलेस मिलता है, उदाहरण मिलता है रॉयल पैलेस का। मौर्यन पीरियड में हमें उदाहरण मिलता है पिलर्स का, जो सबसे बढ़िया है उदाहरण मौर्यन पिलर्स का। मौर्यन पीरियड में हमें उदाहरण मिलता है स्तूपास का, है ना, बुद्धिस्ट स्तूपा का। मौर्यन पीरियड में हमें उदाहरण मिलता है केव आर्किटेक्चर का। तो मौर्यन पीरियड को कहा जाता है कि एंशिएंट इंडिया में मौर्यन पीरियड बिगिनिंग है आर्किटेक्चर का, है ना बच्चे, बिगिनिंग है आर्किटेक्चर का। इज दैट फाइन? ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चे, हम लोग देख रहे हैं ओवरऑल इंडियन आर्किटेक्चर में क्या क्या मेजर हिस्सा है ना, क्या क्या मेजर हिस्सा है। तो हमने बांट दिया इंडियन आर्किटेक्चर को 3 भाग में, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न आर्किटेक्चर, है ना। हमने 3 भाग में बांट दिया आर्किटेक्चर को, कौन कौन, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न।
एंशियंट आर्किटेक्चर में क्या क्या है? सबसे पहला छोटा हिस्सा है हड़प्पन पीरियड का, हम लोग उसके बारे में कुछ पॉइंट बाद में लिख लेंगे। फिर गैप आ गया, क्योंकि शायद ऐसी मटेरियल यूज हुई जो मटेरियल हमारे काम की नहीं है, जो मिली नहीं, पेरिसेबल मटेरियल थी। एंड द रियल बिगिनिंग ऑफ द स्टोन ट्रेडिशन वॉज मौर्यन पीरियड। And what all development in Mauryan period? Royal palace, pillars, stupa and cave. Then after that बच्चे you have post Mauryan period. In the post Mauryan period you have example of right stupa. हमें stupa भी मिलते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। हमें केव आर्किटेक्चर भी मिलता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। हमें चैत्य मिलता है, विहार मिलता है। हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, ये सारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमें मिलता है। स्तूपा भी मिलती है, ज्यादा बड़ी स्तूपा मिलती है। मौर्य काल की स्तूपा छोटी थी, लेकिन पोस्ट मॉडर्न पीरियड में स्तूपा ज्यादा बड़ी मिलने लगी। और केव आर्किटेक्चर का भी उदाहरण मिलता है, चैत्य मिलता है, विहार मिलता है। इसका मतलब पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी हमें आर्किटेक्चर का उदाहरण मिलता है। लेकिन असली डेवलपमेंट होता है गुप्ता पीरियड में। गुप्त पीरियड में असली डेवलपमेंट होता है। इस पीरियड में स्तूपा भी है, बाकी चीजें भी है, लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट है गुप्त पीरियड की, सबसे बड़ी डेवलपमेंट है टेम्पल आर्किटेक्चर की। टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता है गुप्त पीरियड में। टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता है कि नहीं? तो गुप्त पीरियड को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में। महाजनपद पीरियड में आर्किटेक्चर का बहुत साक्ष्य नहीं मिलता है ना सूरज? बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलता है महाजनपद पीरियड में। इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है मौर्यन पीरियड। फाइन, तो मैंने क्या कहा? एंशियंट पीरियड में आर्किटेक्चर का उदाहरण कहां कहां मिलता है बच्चे? हड़प्पन पीरियड में, मौर्यन पीरियड में। और मौर्यन पीरियड में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। पोस्ट मौर्यन पीरियड में भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर कंटिन्यू रहता है, चाहे स्तूपा हो या चैत्य हो या विहार हो। लेकिन गुप्ता पीरियड में सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती है। ये सारी डेवलपमेंट चलती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती है टेम्पल आर्किटेक्चर की। और अर्ली मिडिवल इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर की अलग अलग डेवलपमेंट होता है। जैसे नगरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जैसे द्रविडियन साउथ इंडिया में द्रविडियन स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, द्रविडियन। जैसे बीच वाले पीरियड में, बीच वाले एरिया में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि गुप्ता पीरियड के बाद कैसे टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, नगरा स्कूल में क्या क्या हुआ, द्रविडियन स्कूल में क्या क्या हुआ दक्षिण में, साउथ में, और वेसर स्कूल में क्या क्या हुआ, वेसर का क्या क्या फीचर है, क्या क्या एग्जाम्पल है, हम लोग वो पढ़ेंगे। इज दैट फाइन? आर यू गेटिंग इट बच्चे? तो एंशियंट इंडिया के आर्किटेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई? एंशियंट इंडिया के आर्किटेक्चर में हम हड़प्पन आर्किटेक्चर, कम में मौर्यन आर्किटेक्चर नहीं, अंजलि गंधार स्कूल स्कल्पचर का है। गंधार स्कूल आर्किटेक्चर का नहीं है, वो स्कल्पचर का है बच्चे, वो मूर्ति कला का है ना बच्चे? गंधार स्कूल जो आप कह रहे हो वो स्कल्पचर है, वो मूर्ति कला है। हम लोग अभी मूर्ति कला की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, भवन निर्माण कला की बात कर रहे हैं, वास्तु कला की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज केवल हम लोग समझ रहे हैं बच्चे, आज कुछ लिखना नहीं है, केवल समझना है। एंशियंट इंडिया के आर्किटेक्चर का कौन कौन भाग है, क्या क्या समझे अभी तक, वो मुझे बताइए। एंशियंट इंडिया के आर्किटेक्चर का कौन कौन भाग है बच्चे? एंशियंट इंडिया के आर्किटेक्चर का कौन कौन भाग है? पहला भाग
इंडस वैली, हड़प्पन आर्किटेक्चर, दूसरा भाग मौर्यन आर्किटेक्चर, तीसरा भाग पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर, चौथा भाग गुप्ता पीरियड का आर्किटेक्चर। और गुप्ता पीरियड का आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा फीचर टेम्पल आर्किटेक्चर, सबसे बड़ा फीचर टेम्पल आर्किटेक्चर है कि नहीं। और फिर गुप्ता पीरियड के बाद टेम्पल आर्किटेक्चर का कुछ रीजनल स्कूल डेवलप होगा, नगरा स्कूल, द्रविड़ा स्कूल, वेसर स्कूल, ये सारे टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होंगे। इज दैट फाइन? डन। तो आर्किटेक्चर में, एंशिएंट आर्किटेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आर्किटेक्चर में, एंशिएंट आर्किटेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? हड़प्पन पीरियड, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड एंड देन गुप्ता पीरियड। ये चार पीरियड का आर्किटेक्चर, ये चार पीरियड का आर्किटेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। तो एंशिएंट आर्किटेक्चर खत्म, इन चारों के बारे में हम पढ़ लेंगे तो एंशिएंट आर्किटेक्चर खत्म हो जाएगा। हां, गुप्ता पीरियड में कुछ महाविहार भी बने, बिल्कुल बने बच्चे, कुछ महाविहार भी बने, यूनिवर्सिटी भी बने, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेनली टेम्पल आर्किटेक्चर इसकी विशेषता है, और भी है। इज दैट फाइन? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब जरा मिडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर में देखें। सो आई टोल्ड यू कि आर्किटेक्चर का एक भाग है एंशिएंट इंडिया वाला, एंशिएंट, राइट। इन एंशिएंट हम चार चीजें पढ़ने वाले हैं, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन की आर्किटेक्चर, मौर्यन की, मौर्यन, देन पोस्ट मौर्यन एंड देन गुप्ता। और गुप्ता में हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग पढ़ेंगे सबसे ज्यादा डिटेल में टेम्पल आर्किटेक्चर, इसको अलग से पढ़ेंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर, सो दिस इज एंशिएंट, है ना बच्चे? दिस इज एंशिएंट, दिस इज हाउ we will prepare ancient architecture, right? Then in medieval period, in architecture, in medieval period जब हम आर्किटेक्चर करेंगे मिडिवल पीरियड के लिए, राइट, मिडिवल पीरियड, तो हम लोग देखेंगे पहले व्हाट इज कॉल्ड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, है ना। वी विल सी हाउ टेम्पल आर्किटेक्चर कॉन्टिन्यूड इन मिडिवल इंडिया ऑल्सो। हम लोग ये भी देखेंगे इनका कॉन्टिन्यूटी, टेम्पल आर्किटेक्चर का कॉन्टिन्यूटी देखेंगे। और मिडिवल इंडिया में हम जो आर्किटेक्चर पढ़ेंगे बच्चे, वो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को हम तीन भाग में पढ़ेंगे, तीन भाग में पढ़ेंगे। पहला, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अंडर दिल्ली सल्तनत, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अंडर रीजनल स्कूल, अंडर रीजनल स्कूल, एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अंडर मुगल, अंडर मुगल। तो जब हम मिडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? जब हम मिडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। इंडो इस्लामिक इज नॉट एग्जैक्टली इस्लामिक, इसमें इंडियन इंफ्लुएंस भी होगा और इस्लामिक इंफ्लुएंस भी होगा, इसलिए इसको क्या कहा गया? इंडो इस्लामिक, इंडो इस्लामिक, है ना बच्चे। चूंकि ये टोटली इस्लामिक नहीं है, इसमें इस्लामिक इंफ्लुएंस भी है और इसमें लोकल इंडियन इंफ्लुएंस भी है। तो मिडिवल इंडिया में
हम लोग आर्किटेक्चर जो पढ़ेंगे उसको क्या बोलेंगे? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। क्या इसका मतलब टेंपल बनना बंद हो गया? बिल्कुल नहीं, टेंपल भी बनता रहा लेकिन कम, टेंपल भी कम। तो मिडिवल इंडिया में हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ेंगे 3 भाग में। पहले दिल्ली सल्तनत में कैसे डेवलपमेंट हुआ, फिर रीजनल स्कूल में क्या डेवलपमेंट हुआ, फिर मुगल में क्या डेवलपमेंट हुआ, मुगल में क्या डेवलपमेंट हुआ। और बच्चे आप मुझे बताएंगे कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बेस्ट कब होगा? बेस्ट कब होगा बच्चे? मिडिवल इंडिया का इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कब बेस्ट माना जाएगा? कब अपने शिखर पे होगा? कब अपने चरम पर होगा? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अपने चरम पे, बेस्ट पे कब होगा? सल्तनत पीरियड में, रीजनल स्कूल में, या मुगल में? यस, एकदम सही, मुगल में। यहां पर मुगल में, मुगल पीरियड में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बेस्ट होगा। और मुगल पीरियड में यह अकबर के टाइम में बेस्ट होगा या शाहजहां के टाइम में बेस्ट होगा? शाहजहां के टाइम में बेस्ट होगा। यह शाहजहां के टाइम में बेस्ट होगा, है ना बच्चे? ये किस टाइम में बेस्ट होगा? शाहजहां के टाइम में बेस्ट होगा। और इसलिए शाहजहां को कहा जाता है गोल्डन, शाहजहां का पीरियड कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। शाहजहां का के टाइम में ताज बना, ताजमहल बना, और इसको कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। इंडियन आर्किटेक्चर अपने शिखर पे पहुंच गया, शिखर पे पहुंच गया मुगल पीरियड में। और मुगल में किस पीरियड में? शाहजहां के पीरियड में। और ताजमहल को कहा जाता है अपना चरम, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अपने चरम पर पहुंच गई, अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गई शाहजहां के पीरियड में, है ना बच्चे? डन? सो नाउ यू अंडरस्टैंड हम लोग मिडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर को कैसे पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत में कैसे डेवलपमेंट हुआ, रीजनल स्कूल में कैसे डेवलपमेंट हुआ। रीजनल स्कूल में देखेंगे, रीजनल स्कूल में देखेंगे बंगाल में कैसे डेवलपमेंट हुआ, मालवा में कैसे डेवलपमेंट हुआ, गुजरात में कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ। हम उसका उदाहरण देखेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे। इज दैट फाइन? ठीक है, तो हम लोग पहला टॉपिक क्या ले रहे हैं भाई? हम लोग पहला टॉपिक ले रहे हैं आर्किटेक्चर इन इंडिया, आर्किटेक्चर इन इंडिया। और आर्किटेक्चर इन इंडिया को हम कैसे पढ़ने वाले हैं? पहले एंशिएंट आर्किटेक्चर को देखेंगे, फिर मिडिवल आर्किटेक्चर को देखेंगे। एंशिएंट में 4 मेन भाग में देखेंगे, 4 मेन भाग में देखेंगे। मिडिवल में 3 मेन भाग में देखेंगे, सल्तनत, रीजनल और मुगल। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये मुगल आर्किटेक्चर, है ना बच्चे? मुगल आर्किटेक्चर। फाइन, डन। और फिर कहते हैं कि आफ्टर दैट इंडियन आर्किटेक्चर का बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन मॉडर्न इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस, मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न आर्किटेक्चर में यूरोपियंस दे स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग, यूरोपियंस दे स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग आवर आर्किटेक्चर। और हमारा जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ उसको कहा जाने लगा इंडो सारासेनिक, इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर। जो हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर डेवलप हुआ बच्चे, वो इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर कहा गया। बहुत सारे यूरोपियन का प्रभाव हुआ, बहुत सारे यूरोपियन का प्रभाव हुआ। तो इंडो सारासेनिक, इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। हम लोग एक शब्द यूज करेंगे इंडो सारासेनिक। यह क्या होता है? इंडो सारासेनिक में मुगल का भी प्रभाव होगा, राजपूत का भी प्रभाव होगा,
इंडो सारासेनिक में यूरोपियन का भी प्रभाव होगा और बहुत सारे बिल्डिंग्स डेवलप होंगे। कलकत्ता में, मद्रास में, दिल्ली में बहुत सारे आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे, मॉडर्न आर्किटेक्चर। एंड देन यस, इवन गोथिक स्टाइल, इबेरियन स्टाइल, ये सारे मर्ज कर जाएंगे इंडो सारासेनिक में, सारे मर्ज कर जाएंगे इंडो सारासेनिक में। तो हम लोग इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर देखेंगे यूरोपियन के आने के बाद। और फिर जब हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम हुआ तो भी कई बिल्डिंग्स बने, लेकिन कोई स्टाइल डेवलप नहीं हुआ। कुछ इंडिविजुअल आर्किटेक्ट थे, हम लोग उसके बारे में देखेंगे, है ना बच्चे। तो जब हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम हुआ तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट डेवलप हुए, लेकिन इंडिविजुअल आर्किटेक्ट डेवलप हुए, कोई स्कूल डेवलप नहीं हुआ। तो हम लोग कुछ इंडिविजुअल आर्किटेक्ट को भी देखेंगे। तो हम लोग इंडो सारासेनिक के बाद कुछ इंडिविजुअल आर्किटेक्ट का उदाहरण भी देखेंगे, 4-5 उदाहरण भी देखेंगे, है ना बच्चे। तो पहला टॉपिक जो हम करने वाले हैं बच्चे, उसको कहते हैं इंडियन आर्किटेक्चर। इंडियन आर्किटेक्चर को हम अलग अलग पार्ट में बांट लेंगे, है ना। इंडियन आर्किटेक्चर को हम अलग अलग पार्ट में बांट लेंगे, एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न। सबसे ज्यादा टाइम एंशियंट पे लगेगा, फिर मिडेवल पे बात करेंगे, और मॉडर्न में बहुत कम है, मॉडर्न बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हम लोग मॉडर्न पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, उसमें ज्यादा कंटेंट नहीं है कि नहीं। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर पर भी बात करेंगे, राइट। लेकिन ज्यादा समय जाता है मिडेवल और एंशियंट आर्किटेक्चर पर। फाइन, डन। यहां तक कोई कंफ्यूजन? मैंने केवल आपको एक आइडिया दिया कि आर्किटेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आर्किटेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले। हम लोग धीरे धीरे हर एक पार्ट को देखेंगे बच्चे। हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ पॉइंट समझेंगे, लिखेंगे। मौर्यन के बारे में कुछ पॉइंट समझेंगे, लिखेंगे। पोस्ट मौर्यन के बारे में कुछ पॉइंट समझेंगे, लिखेंगे, लाइक दैट। इज दैट फाइन? हम लोग का अप्रोच क्या होगा बच्चे? हम लोग टॉपिक को डिवाइड करेंगे, हर एक टॉपिक के बारे में कुछ पॉइंट समझेंगे और कुछ पॉइंट लिखेंगे। साउथ में भी जो डेवलपमेंट हुआ, जो हम लोग बात करेंगे टेंपल आर्किटेक्चर का। सपोज हम लोग रीजनल स्कूल बात करेंगे, विजयनगर बहमनी के समय में कौन कौन से आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट थे, वो रीजनल स्कूल का पार्ट हो जाएगा, है ना बच्चे। विजयनगर बहमनी वो रीजनल स्कूल का पार्ट हो जाएगा। यस, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ वी विल टैकल दिस, हम लोग कैसे करेंगे इसको। यस, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कुछ भी जो पूछना चाहते हैं आप। आसान होगा, कुछ फैक्चुअल है, कुछ फैक्चुअल है। हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे, उसको समझेंगे, कुछ पॉइंट लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे भी बच्चे, लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। फिर उस पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, है ना साक्षी, अदिति, विजय, सूरज। नाउ आई कैन सी, बट आई कैन सी योर चैट बच्चे, बट बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो मैं सब नहीं देख पा रहा हूं। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस पर क्या पूछा हुआ है वो देखेंगे। कुछ और पूछना चाहते हो बच्चे? आर यू गेटिंग हम लोग अप्रोच क्या लेने वाले हैं? डन। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। So we have not right now discussed Taj and everything. प्रीलिम्स में आउट ऑफ 20, सपोज प्रीलिम्स में आउट ऑफ 20 4-5 क्वेश्चंस आते हैं,
4 to 5 क्वेश्चन। राम मंदिर पे क्या क्वेश्चन पूछेगा? इज दैट फाइन? डन। हम लोग अंत में कुछ करंट टॉपिक पर भी करेंगे, राइट? वी विल ट्राई टू ऐड सम करंट टॉपिक्स ऑल्सो। यस बच्चे, टाइमिंग आई कैनॉट चेंज, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड, टाइमिंग यही रहेगा। रेस्ट, इफ यू वांट, इफ यू हैव सम क्वेश्चन यू कैन आस्क, देन वी विल टेक अप। हम लोग धीरे धीरे पहले एंशिएंट आर्किटेक्चर उठाएंगे, फिर मिडेवल, फिर मॉडर्न। तो आज मैं केवल इंट्रोड्यूस करना चाहता था, जस्ट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस इंडो सारासेनिक इज ए कलेक्टिव टर्म। इंडो सारासेनिक इज ए कलेक्टिव टर्म, मतलब इंडो सारासेनिक में सारे तरह के इंफ्लुएंस आते हैं। आदित्य, वी हैव सफिशिएंट क्लासेस, राइट? इट इज मोर देन 15, सो एटलीस्ट 15 क्लासेस वी विल टेक अप। एटलीस्ट 15 to 20 बच्चे। आशीष, 15 से 20 क्लासेस हम लोग करेंगे, है ना? राइट? नो, we will not go for any we will not go for any Ram Mandir and Gyan Vapi debate, right? Done। हम लोग हर एक टॉपिक को समझेंगे और लिखेंगे पॉइंट एज ए स्टूडेंट, दैट्स इट। फाइन। सो टुडे जस्ट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस, सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ इंडस वैली, राइट? हम लोग एंशिएंट आर्किटेक्चर से शुरू करेंगे। पहले इंडस वैली के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे, लेकिन ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे मौर्यन पे, डन। सो आई होप इट इज ओके। यस, सूफी भक्ति भी अगर करना होगा तो करेंगे, वी विल डू इट। फाइन बच्चे, सेम टाइमिंग, डन। So today I don't want to start the main topic. Fine. Yes. So what would be our approach? Suppose we will take up ancient architecture. Suppose we will take up Mauryan architecture. Suppose we will take up Mauryan architecture. So we will discuss separately. First we will discuss royal palace, then we will discuss pillars, then we will discuss stupas, then we will discuss rock cut architecture, and then we will go for analysis like this। एक टॉपिक को, किसी टॉपिक को डिवाइड करेंगे, है ना? कोई टॉपिक है, उसको हम लोग बच्चे डिवाइड करेंगे डिफरेंट सब टॉपिक में डिवाइड करेंगे, और फिर उस टॉपिक पे कुछ पॉइंट लिखेंगे और कुछ बातें समझेंगे। फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पर कुछ समझेंगे, कुछ लिखेंगे, तीसरे टॉपिक पर कुछ समझेंगे, कुछ लिखेंगे, एंड देन वी विल सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क। फाइन। सो in this way we will try to handle this area. So it was only introduction, है ना? ये आज केवल इंट्रोडक्शन था। आज मैं केवल आपको राइट मिलना चाहता था। फाइन।
Is that done? Fine. So we will continue. We will continue right in the right. We will continue the first topic tomorrow. Right. Done. So thank you. Thank you.